अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में एक ऐसे लड़के की कहानी जो एक जिन्नी के ज़ेरे असर था। कॉलेज की तकरीबन तमाम लड़कियों के बारे में हमें मालूम होता था और अच्छी खासी जान पहचान भी थी, लेकिन वो जाने कौन से ईयर की तालिबा थी। मैंने उसे पहली दफ़ा लाइब्रेरी के करीब दरख्त के नीचे बैठे देखा तो मैं तकरीबन बेहोश होते होते बचा। इतना मुकम्मल हुस्न, मैं तो हैरान रह गया उसे देखकर। मैं यकटिक उसे देखे जा रहा था और वो भी बिल्कुल उसी तरह मुझे देखने लगी जैसे मेरी ही मुंतज़िर हो। फिर उसने इशारे से मुझे अपने करीब बुलाया। सुनो, तुम्हारा नाम क्या है? मेरे करीब आ जाने पर वो मुस्कुरा कर बोली, मेरा नाम? मैं उसकी बेबाकी पर हैरान था। मेरा नाम शहरोज़ है। और तुम्हारा नाम? मेरा नाम बुशरा है। वैसे तुम्हारा नाम बहुत खूबसूरत है। शुक्रिया। कौन सी ईयर में हो? मैं? इस बात को छोड़ो, कोई और बात करो। मैं तो यहाँ बीकॉम फाइनल। मैंने अभी इतना ही कहा था कि वो बोल उठी, हाँ, मुझे सब कुछ मालूम है, बस तुम इतना बताओ, क्या मुझसे दोस्ती करोगे? वो इतनी अपनायत से बातें कर रही थी कि मैं उसके सहर में खो गया। हाँ, क्यों नहीं, तुमसे कौन दोस्ती करना नहीं चाहेगा? बस तो फिर। और फिर उसने हाथ आगे बढ़ा दिया और मैंने उसका हाथ थाम लिया। मेरी क्लास शुरू होने वाली थी मगर मुझे उसकी परवाह नहीं थी। तुम्हारी क्लास शुरू होने वाली है ना, कल मिलेंगे। इतना कहकर वो वहां से चली गई। मैं अपनी क्लास की तरफ बढ़ गया। रास्ते में ही मेरे दोस्तों ने मुझे रोक लिया। क्या कर रहे थे वहां अकेले? राशिद बोला। मैं उसकी बात का मतलब नहीं समझा, लेकिन हैरान था कि बुशरा से बात करने पर किसी लड़के ने मुझे छेड़ा क्यों नहीं। हालांकि मैं किसी आम सी लड़की से भी बात कर लेता हूं तो सब दोस्त मुझे छेड़ते हैं, और बुशरा तो हैरत अंगेज हद तक खूबसूरत थी। आज मैं हैरान था, लेकिन मैंने खुद कोई बात नहीं छेड़ी। वो तमाम रात मैं बुशरा के बारे में सोचता रहा। मुझे उसकी दोस्ती से खुशी महसूस हो रही थी, मगर मुझे ये नहीं पता था कि वो किस ईयर में है। दूसरे दिन उसी वक्त वो फिर वहीं बैठी मेरा इंतज़ार कर रही थी। हम दोनों ने बहुत सी बातें की, फिर ये मुलाकातें तवील होने लगीं। एक बात मैंने महसूस की कि वो अपने बारे में कुछ नहीं बताती, मगर मेरे बारे में उसे सब कुछ मालूम था। यहाँ तक कि कल मैंने घर में क्या किया और क्या नहीं, क्या खाया, किससे मिला, किस मूड में दिन गुजारा, वो किसी न किसी तरह मुझे ये सब कुछ बावर करा देती थी। लेकिन मैं इन बातों पर ज्यादा तवज्जो ही नहीं देता था। मैं तो उसके हुस्न के सहर में डूब चुका था, या यूं समझ लें कि मेरे सोचने समझने की सलाहियत मफकूद हो गई थी। मैं ये नहीं कहता कि इससे पहले मैं किसी लड़की से मुतासिर नहीं हुआ या मैंने किसी से दोस्ती नहीं की। नहीं, ऐसी बात नहीं। मुतासिर तो बहुत सौ से हुआ, बल्कि ज़रमीना के साथ तो मेरा अफेयर पूरे कॉलेज में मशहूर हुआ था। लेकिन फिर ज़रमीना की शादी उसके माँ बाप ने अपने ही ख़ानदान के किसी लड़के से कर दी थी। यानी मेरे और उसके इश्क का अंजाम काफ़ी ट्रेजिक था, और कई रोज़ तक मैं भी हारे हुए जवारियों की तरह फिरता रहा था। फिर रफ्ता रफ्ता मामूल पर आ गया था। अब मेरे लिए बुशरा ही सब कुछ थी। शहरोज़, तुम्हें नहीं पता मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। आखिर एक दिन उसने अपने दिल की बात कह दी। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती शहरोज़। मैं तो हिम्मत ही नहीं कर पा रहा था, और उसने कह भी दिया। मैं वाकई इस मामले में काफ़ी संजीदा हो चुका था। उसने मेरी मुश्किल आसान कर दी थी। कुछ यही हालत मेरी भी है बुशरा। मैंने भी अपनी दिली कैफियत फौरन बयान कर दी। हाँ, मैं जानती हूँ, और यहाँ तक जानती हूँ कि तुम मुझे अपनाना चाहते हो। तुम पहली नज़र में मेरे असीर हो गए थे, तो मुझ पर मरने लगे हो। यहाँ तक कि मैं ख्वाबों में भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ती। तुम बस ये चाह रहे थे कि मेरी तरफ से कोई इशारा मिले तो तुम शादी की बात तक पहुंच जाओ। पर तुम कैसे जानती हो ये सब कुछ बुशरा? बस मोहब्बत जो करती हूँ तुमसे, इसीलिए सब कुछ मालूम है। मैं 1.5 साल से तुमसे मोहब्बत करती हूँ शहरोज़। तुम वादा करो कि तुम मुझे नहीं छोड़ोगे। और इसके साथ ही उसने अपनी बेबाकी का मुजाहिरा किया और मेरे गाल को चूम लिया। मैं एकदम हड़बड़ा सा गया। कुछ भी था, मैं इस वक्त कॉलेज में था। मैंने झींप कर चारों तरफ देखा। अरे इतना डरते हो तुम? कोई नहीं देखता हमें।
वो आंखों में आंखें डालकर बोली, नहीं डरता नहीं हूं, वो मेरे दोस्त देख लेंगे तो। कोई नहीं देखता, सब अपने अपने हाल में मस्त हैं। आज मुझे यकीन था कि मेरे दोस्त मुझे नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि जहां मैं खड़ा था उससे कुछ ही फासले पर मेरा पूरा ग्रुप खड़ा था और सब मुझे गौर गौर से देख रहे थे। मैं जल्दी से वहां से उठ गया। अच्छा, अब मैं चलता हूं बुशरा। मैंने उसके जवाब का इंतजार नहीं किया और तेज तेज कदमों से अपने दोस्तों की तरफ बढ़ गया। बुशरा की हंसी की आवाज अलबत्ता मुझे जरूर पीछे से आई थी। यार शहरोज, मुझे तुम कुछ ठीक नहीं लगते, असफन ने मुझे गौर से देखते हुए कहा। तुम इस दरख्त के नीचे क्या करते हो यार? अब के राशिद बोला। अरे वो यार, मैंने तो मना किया था, मगर वो बस। अभी मेरा जुमला अधूरा था कि ताहिर बोला, उस दरख्त के नीचे ऐसी क्या बात है शहरोज, जहां जाकर तुम्हें दुनिया और माफिया की खबर नहीं रहती? मैंने उसकी बात का जवाब नहीं दिया, हालांकि उसी के सवाल ने मुझे हैरान कर दिया था। चलो भाई, क्लास मिस करनी है क्या? बस इतना कहकर मैं आगे बढ़ गया। वो मुझसे टूट कर प्यार करती थी, लेकिन आज तक उसने अपने घर वालों के बारे में कुछ नहीं बताया था। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन वो टाल मटोल कर जाती। उसका प्यार तो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। अब तो ऐसा लगता था कि हम दोनों एक दूसरे के लिए पैदा हुए हैं। मैंने उसके बारे में अपने दोस्तों को अभी तक कुछ नहीं बताया था और इस मोहब्बत को अपने दिल में छुपा रखा था। आखिर बात शादी तक पहुंच ही गई। मैंने हिम्मत करके माँ बाप से बात की तो नए मसाइल ने आ घेरा। पर वो लड़की है कौन? उसके माँ बाप का कोई अता पता? बस अम्मी, आप हाँ कर दें, मैं अता पता, माँ बाप सब कुछ ले आऊंगा। मैं बहुत एक्साइटेड हो रहा था। ठीक है, मैं लड़की देख लूंगी, लेकिन शादी अभी नहीं हो सकती। अभी तुम्हारी बहन बैठी है शादी के लिए। अरे अम्मी, उसकी शादी भी हो जाएगी, और वैसे भी वो सेकेंड ईयर में है, आगे पढ़ना चाहती है। मेरा तो फाइनल ईयर खत्म होने वाला है ना, जरूरी तो नहीं कि। अच्छा बस भाई, लड़की दिखाओ पहले मुझे। अम्मी ने हाथ उठाकर मेरी बात काट दी। अम्मी उससे मिलने पर राजी हो गई थी। मैं बहुत खुश था। मुझे यकीन था कि अब मेरे इश्क का अंजाम ट्रेजिक नहीं होगा। देखो बुशरा, अम्मी तुम्हारे वालिदैन से मिलना चाहती हैं। वालिदैन? वो एकदम रो दी और ऐसे फूट फूट कर रोई कि उसकी हिचकी बन गई। क्या हुआ बुशरा, क्या तुम्हारे वालिदैन नहीं मानेंगे? मेरा तो दिल धड़क उठा। शहरोज, मेरे वालिदैन जिंदा नहीं, मैं अकेली हूं इस भरी दुनिया में, सवाए तुम्हारे मेरा और कोई नहीं है। लेकिन तुमने मुझे ये सब कुछ पहले क्यों नहीं बताया? मैं तुम्हें गमज़दा नहीं देखना चाहती थी ना। तो तुम कहाँ रहती हो, किसके पास रहती हो? मैं कॉलेज के हॉस्टल में रहती हूँ। कॉलेज के हॉस्टल में? मेरी अम्मी। खैर छोड़ो, तुम आज शाम को तैयार रहना, मैं तुम्हें अपनी अम्मी से मिलवाऊंगा। और वो शर्माने के बजाय मेरी आंखों में आंखें डालकर देखने लगी। उसकी आंखें एकदम लाल हो गईं। मैं एक लम्हे को घबरा गया, फिर संभल कर बैठा। उसने आगे बढ़कर मेरे हाथ चूम लिए और मैं गुंग सा हो गया। वो जब कोई ऐसी बोल्ड हरकत करती तो मेरा दिल चाहता था कि मैं उसे मना करूं कि कोई देख ना ले, मगर मैं कुछ कह ही नहीं पाता था। दोपहर को मैंने अम्मी को सारी बात बता दी। अम्मी हैरान हुई कि उसके वालिदैन के बारे में मुझे आज तक पता क्यों नहीं चला, हालांकि ये बात मेरे इल्म में होना चाहिए थी। फिर भी वो अपने बेटे की पसंद को देखना चाहती थी, मगर अब्बू को पता नहीं क्या हो गया था। उन्हें जब अम्मी ने मेरे बारे में बताया और बुशरा का जिक्र किया तो वो काफ़ी नाराज़ हुए। उन्होंने काफ़ी हंगामा किया कि वो लड़की को नहीं देखेंगे, न उसे बहू बनाएंगे, मगर अम्मी ने उन्हें मना लिया। आखिर में उनका एक ही तो बेटा था। शाम को जब बुशरा घर आई तो अम्मी ने उसे हाथों हाथ लिया, खूब खातिर तवाज़े की और आंखों ही आंखों में मेरी पसंद की दात भी थी। मगर अब्बू ने बड़ी अजीब हरकत की। वो उसकी शक्ल दिखते ही उठकर चले गए और दोबारा पलट कर ना आए। बुशरा चली गई। अम्मी तो बहुत खुश थीं कि इतनी खूबसूरत बहू उन्हें चिराग लेकर ढूंढे बगैर बैठे बिठाए ही मिल गई। लेकिन अब्बू ने साफ इनकार कर दिया। वो रात गए लौटे तो सख्त गुस्से में थे। वो इस घर की बहू तो क्या, आइंदा वो इस घर में कदम भी नहीं रखेगी। अब्बू धाड़े। अम्मी समझी कि वो अपनी भांजी से मेरी शादी करना चाहते हैं, इसलिए कह रहे हैं। हाँ, तुम तो अपनी भांजी को लाना चाहते हो ना, तो क्या बुराई है मेरी भांजी में? उनकी आवाज आई।
मैं अपने कमरे में दम बखूद झगड़ा सुन रहा था। गोया इस बार मेरे अब्बू जालिम समाज के रूप में सामने आ रहे थे। भांजी में बुराई नहीं, मगर बच्चे की पसंद नहीं है। और फिर तुम तो ऐसे भागे कि तुम नहीं समझोगी कुदसिया बेगम उन बातों को, बेअक्ल जो हो तुम। अब्बू ने अम्मी की बात काटते हुए कहा। हाँ हाँ, सारी अकल तुम ही में तो है ना, अम्मी ने नाराजगी से कहा। अरे ना समझ, ये शादी शहरोज के हक में बेहतर नहीं है। इससे ज्यादा मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। अरे बस रहने दें, बच्चे की पसंद है और फिर जिंदगी इन दोनों ने गुजारनी है। दक्यानुसी बापों वाली बातें ना करें। मैं तो बुशरा से ही शादी करूंगी अपने बेटे की। मुझसे अपने बच्चे पर जुल्म नहीं किया जाता, समझे? ये तुम्हारा आखिरी फैसला है क्या? हाँ, तो फिर ठीक है। मैं इस घर में जब तक नहीं आऊंगा जब तक वो इस घर में रहेगी। जिस दिन चली जाएगी उस दिन आऊंगा। अब्बू घर से निकल गए। ना जाने उस वक्त मुझे और अम्मी को क्या हुआ था कि हमने उन्हें ना रोका, ना उनकी धमकी को संजीदगी से लिया। मैं तो यही समझा था कि अब्बू चंद दिनों में मान जाएंगे। फिर उनका कभी अम्मी से ऐसा झगड़ा भी नहीं हुआ था कि वो यूं घर छोड़कर चले जाते। पापा ऐसे थे ही नहीं। शायद अम्मी भी मेरी ही अंदाज में सोच रही थी, इसलिए उन्होंने भी नहीं रोका। मुझे तो खैर पापा बहुत बुरे लग रहे थे। वो रवायती बाप बनकर फजूल झगड़ा कर रहे थे। वो चले गए। हमें यकीन था कि वो रात तक लौट आएंगे, मगर वो नहीं आए। मैं तो बुशरा को हासिल करने के लिए बेचैन था। मेरे लिए अब्बू का यूं चले जाना एक सानेहा नहीं था। मुझे यकीन था कि वो ताया या चचा के घर होंगे। झगड़ा बढ़ेगा, बात खानदान में फैलेगी, अम्मी और मेरे खिलाफ महाज बनेगा, फिर सब मान जाएंगे, क्योंकि ताया चचा मुझे भी बहुत चाहते थे। मगर हमें पता चला कि अब्बू उनमें से किसी के घर नहीं गए। हमने उन्हें हर जगह तलाश किया, अखबारों में इश्तिहार भी दिया, मगर उनका कुछ पता नहीं चला। अम्मी पहले तो परेशान हुई, मगर फिर मुतमईन हो गईं कि जिद बांध ली है, खुद ही घर का सुख याद आएगा तो आ जाएगा। मैं बुशरा को हासिल करने के लिए बेचैन था। अम्मी ने खानदान में सबको बता दिया था कि अब्बू क्यों नाराज हुए हैं। ताया चचा उल्टा अब्बू पर नाराज हुए कि बेटे की खुशी करने की बजाय जिद बांध ली तुमने। वो सब मेरी शादी पर राजी हो गए थे। यूं मेरी शादी हो गई, जो कि बुशरा के कहने पर बहुत सादगी से हुई, और उसके कहने पर मैंने अपने किसी दोस्त को ना बुलाया। मेरी शादी पर चचा, ताया के घर वाले, अम्मी, बुशरा और मौलाना साहब थे। ये थी हमारी शादी। अम्मी ने लाख चाहा कि वो ये शादी धूमधाम से करें, लेकिन बुशरा ने ऐसा करने से मना कर दिया था। फिर अम्मी कुछ ना बोली। वो जो कहती गई, अम्मी वो करती गई। उसकी आंखों में जाने क्या था, वो बस आंखों में आंखें डालकर जो भी कह देती, हम ना चाहते हुए भी मान लेते। शादी के दिन तो बुशरा के अंग अंग से खुशी फूट रही थी। दुल्हन बनकर वो गजब ढा रही थी। मेरी खुशी भी दीदनी थी, मगर पता नहीं क्यों अम्मी की खुशी मसनूई सी लग रही थी, जैसे वो जबरदस्ती ये सब कुछ कर रही हों। बहरहाल शादी हो गई। शुरू के दिन तो जिंदगी का हासिल था, फिर आहिस्ता आहिस्ता रूटीन लाइफ हो गई, मगर बुशरा की मोहब्बत में कमी ना आई। एक दिन उसने कहा, शहरोज तुम्हें पता है मैंने सारी दुनिया से मुंह मोड़ लिया सिर्फ तुम्हारे लिए। मुंह मोड़ लिया? पर तुम्हारा है ही कौन? मैंने हंसकर कहा। मेरी बात सुनकर उसने कोई जवाब नहीं दिया। शहरोज, मेरी बात का जवाब दो के? हाँ हाँ पूछो। अगर मैं तुमसे बिछड़ गई तो? मैंने फौरन उसके मुंह पर हाथ रख दिया। आइंदा ऐसी बात नहीं करना। अक्सर वो बिछड़ जाने की बातें करती। अपने बिछड़ जाने पर मेरा रद्द-ए-अमल जानना चाहती थी। उसकी बातें सुनकर मैं हैरान होता, मगर उसे चुप करवा देता। फिर कुछ अजीब सी बातें होने लगी। एक बार मैं उसके साथ शॉपिंग कर रहा था। मेरी और बुशरा के कपड़े के रंग पर बहस होने लगी। ये रंग अच्छा नहीं लगेगा, बहुत फास्ट कलर है, थोड़ा लाइट हो तो बहुत अच्छा लगेगा। अचानक दुकानदार बोल उठा, किसके लिए खरीद रहे हैं आप? इनके लिए। मैंने बुशरा की तरफ इशारा किया। दुकानदार इधर उधर देखने लगा। बुशरा हंसती रही। मुझे दुकानदार पागल लगा। इस तरह घर में जब कोई मिलने वाली बुशरा को देखने आती तो बुशरा कोई बहाना कर देती और किसी तरह उनके पास ना जाती। एक दफ़ा मैं और बुशरा घूमने निकले ही थे कि अचानक मुझे अपना दोस्त राशिद नजर आया। वो स्टॉप पर खड़ा बस का इंतजार कर रहा था। मैंने गाड़ी उसके करीब रोककर उसे बैठने को कहा तो वो फौरन फ्रंट डोर खोल बैठा। मैंने गुस्से में उसे देखा। मुझसे उसका ये मजाक बर्दाश्त ना हो सका और मैंने गाड़ी आगे बढ़ा दी।
मुझे गुस्सा इस बात पर था कि वो देख रहा था कि आगे मेरी बीवी बुशरा बैठी है, फिर भी उसने ये घटिया हरकत की। बुशरा कभी घर का कोई काम भी ना करती थी, लेकिन अम्मी को उस पर भी कोई शिकायत ना थी। हालांकि मैं लाशऊरी तौर पर सास बहू की इस रवायती झगड़े का मुंतजिर था, मगर अम्मी हैरत अंगेज तौर पर खामोश थीं और कभी इसकी शिकायत नहीं करती थीं। उन्हीं दिनों इत्ला मिली कि मैं बाप बनने वाला हूँ। मेरी तो खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। मैंने और अम्मी ने बुशरा की खूब खिदमत की और आखिर में एक बहुत प्यारे बेटे का बाप बन गया। अब मैंने बुशरा को समझाया कि वो घर के कामों में अम्मी का हाथ बटाया करे। अब उसे अम्मी की खिदमत करना चाहिए, पर वो कुछ ना बोली। लेकिन मैंने महसूस किया कि अक्सर वो अम्मी के साथ कमरे में होती थी, लेकिन जैसे ही अम्मी किसी काम में लगती वो कमरे से गायब हो जाती। लेकिन बेटे की खुशी में हम ये सब भूल गए। अभी मेरा बेटा 9 दिन का था कि एक रात सोते हुए अचानक मेरी आंख खुल गई। देखा तो बुशरा बच्चे को पैक करके उठा रही थी। बुशरा, इस वक्त क्या कर रही हो तुम? तुम जाग गए? वो अजीब से अंदाज में बोली। उसकी आंखें अंगारों की तरह दहक रही थीं। अब जाग ही गए हो तो सुनो, मैं जा रही हूं अपने बच्चे को लेकर। क्या? मुझे तो जैसे करंट लगा था। कहाँ जा रही हो? मैं उठकर बैठ गया। वो मुझे बुशरा लग ही नहीं रही थी। यूं लग रहा था जैसे बुशरा के रूप में मेरे सामने संगे मरमर का कोई बुत खड़ा हो। ना उसकी आंखों में अपनायत थी, ना मोहब्बत। शहरोज, मैं तुमसे आज भी उतनी ही मोहब्बत करती हूँ जितनी पहले रोज किया करती थी, मगर आज मेरी वो मुद्दत पूरी हो गई जो मैं अपने बाप से लेकर आई थी। तुम्हारा बाप? मगर तुमने तो कहा था कि तुम अकेली हो। शहरोज, मैंने तुमसे झूठ बोला था। मेरा बाप ही नहीं बल्कि पूरा कबीला है, पूरा खानदान। दरअसल मैं इंसान नहीं हूँ। क्या? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं? इंसान नहीं हो तो फिर तुम क्या हो? शहरोज, मैंने तुम्हें धोखे में रखा, मुझे माफ कर देना। मुझे तुमसे बिछड़ने का बहुत गम है, लेकिन बुशरा, मैंने उसे पकड़ना चाहा। जब मेरे दोनों हाथ हवा में लहरा कर रह गए और उसके जिस्म के आर पार हो गए तो मैं हवास खोने लगा। मैं तुम्हें कभी नहीं भूल पाऊंगी शहरोज। तुम बहुत सच्चे और खरे इंसान हो। मुझे तुम हमेशा याद रहोगे। फिर एकदम से जैसे उसने घड़ी पर निगाह डाली। ओह, मुझे बहुत देर हो रही है शहरोज। मेरे माँ बाप और कबीले वाले मेरे मुंतजिर हैं। मैं वहां से भागकर इंसानी दुनिया में आई थी, क्योंकि मुझे इंसानी दुनिया घूमने का शौक था। और मैंने जिस रोज तुम्हें देखा, मैं उसी दिन से तुम पर फरीफ्ता हो गई थी। मगर अब इन्हें मेरा यहाँ तुम्हारे साथ रहना गवारा नहीं, और अगर मैं यहाँ पर रही तो ये मुझे, तुम्हारे प्यार की निशानी यानी हमारी औलाद, और मुझे भी हमेशा के लिए सफ़े हस्ती से मिटा देंगे। और मुझे ये चीज़ गवारा नहीं, मुझे वापस जाना है। हमारा ये बच्चा मुझे तुम्हारी याद दिलाता रहेगा। खुदा हाफिज। वो ये कहकर एकदम गायब हो गई और मैं वहीं हैरान परेशान बैठा रहा। थोड़ी देर बाद जब जहनी हालत बहाल हुई तो मैं चीख उठा। मेरी चीख इतनी तेज थी कि मेरी अम्मी जो दूसरे कमरे में थी उठकर घबराई हुई आ गई। उन्होंने मुझे ज़मीन पर बैठा देखा तो पहले तो वो हैरान हुई, मेरी तरफ लपकी, फिर पलटकर खाली बिस्तर पर निगाह डाली। बुशरा और बच्चा कहाँ है? क्या हुआ तुम्हें? इससे पहले कि मैं उन्हें कोई जवाब देता, दरवाजे के करीब से आवाज़ आई। वो दोनों जा चुके हैं। मैं और अम्मी उछल पड़े। हमारे सामने अब्बू खड़े थे। उनके चेहरे पर बहुत गर्व था। मैं बेख्तियार रो दिया। वो मुझसे लिपट गए और देर तक रोते रहे। अम्मी पूछती रहीं कि हुआ क्या है, बुशरा और बच्चा कहाँ है? मगर ना तो मेरे मुंह से आवाज़ निकली और ना ही अब्बू कुछ बोले। जवाब क्यों नहीं देते तुम लोग? अम्मी चीख उठी। उस वक्त उन्हें यह ख्याल भी नहीं आया कि अब्बू 2 साल बाद अचानक आ गए थे। कुछ बातों का जवाब नहीं होता कुत्सिया बेगम, अब्बू ने आंसू पोंछते हुए कहा। मैंने इसीलिए मना किया था कि वो इंसान नहीं थी बल्कि जिन्नी थी। क्या होश में हैं आप? अम्मी ने चीख कर कहा। और जब मैंने उन्हें वो सब बताया जो कुछ देर पहले हुआ था तो वो बेहोश हो गई। मेरे होश भी उड़े हुए थे। मुझे भी यकीन नहीं आ रहा था, मगर मैंने बुशरा और बच्चे को खुद धुएं में तहलील होते देखा था। वो मेरे सामने मेरे बच्चे को लेकर जा चुकी थी और मैं बेबस खड़ा रह गया था। मैं हैरान था कि अब्बू को ये सब कैसे मालूम हुआ, हालांकि मैंने तो अब्बू को बताया भी नहीं था। अम्मी को होश आया तो वो फिर रोने लगी। उन्हें बुशरा से ज़्यादा अपना पोता याद आ रहा था और अब्बू कह रहे थे,
اس نے تم ماں بیٹے پر سحر پھونک دیا تھا، لیکن میں اس کے سحر سے آزاد تھا، کیونکہ حافظ ہونے کی وجہ سے مجھ پر قرآن پاک کے ایک ایک لفظ کا سحر تھا۔ تو آپ نے ہمیں پہلے کیوں نہیں بتایا؟ امی نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا۔ میں نے بہت کوشش کی تھی، لیکن تم لوگوں کے سمجھنے کی صلاحیت کو اس نے ختم کر ڈالا تھا، ابو نے تھکے تھکے انداز میں بتایا۔ ابو، میرا بیٹا، میرا دل پھٹ رہا تھا، بھول جاؤ اسے، بھول جانا ہی بہتر ہے، کیونکہ تمہارا بیٹا ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ایک جنزادی کی اولاد بھی تھا، اور اس میں جنات کی خصوصیات زیادہ غالب ہیں۔ ابو نے سپاٹ انداز میں جواب دیا۔ میں ابو کی بات پر یقین کرنے کو تیار نہ تھا، مگر جو کچھ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا وہ بھی اسی بات پر دلالت کرتا تھا۔ صبر کرو شہروز، اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں۔ اچانک مسجد سے اللہ اکبر کی صدا سنائی تھی۔ ابو نماز پڑھنے اٹھ گئے۔ میں نے بھی خود کو سنبھالا، وضو کر کے نماز ادا کی اور پھر ایک ہی دعا کی کہ یا رب، میرا بیٹا جہاں بھی ہو تو اپنی حفاظت اور امان میں رکھنا۔ آج گزرے حالات اور واقعات ذہن میں کسی فلم کی طرح چلنے لگتے ہیں تو میں سدھ بدھ کھو دیتا ہوں۔ راشد کا فرنٹ ڈور کھولنا، طاہر کا درخت کے نیچے بیٹھے دیکھنے پر اکیلا ہونے کا اظہار کرنا، بشرا کا مہمانوں کے سامنے نہ آنا، ابو کا گھر سے چلے جانا، یہ سب باتیں ایک عام انسان کو پاگل کر دینے کے لیے کافی تھیں، لیکن اس سے بھی بڑی بات یہ ہوئی کہ ابو نے ایک دن نکاح نامہ نکلوایا تو نکاح نامے پر صرف میرے دستخط تھے، لڑکی کے دستخط والی جگہ خالی تھی۔